Hello students, welcome again in this channel English at your fingertips. With the previous lecture, you have studied kind of sentences and sentences are divided into three sentences: simple sentence, complex sentences and compound sentences. Simple sentences again divided into assertive sentences, interrogative, imperative, exclamative, optative sentences. Assertive sentences divided into two parts: positive or affirmative sentences and negative sentences. Interrogative sentences also of two type: why type questions and tag type questions. Tag type questions are also called yes or no answer type questions. Imperative sentences are also two type: simple imperative sentences. Simple imperative sentences also can be divided into two parts: simple imperative affirmative or positive or negative, and sentences of let. In previous lecture we have explained up to here, and today we will explain the rest part of this topic, kind of sentences. So today we will explain exclamatory sentence and optative sentences. Exclamatory sentence and optative sentences are also kind of simple sentences. Let us see what is exclamatory sentences. Exclamatory sentences. What is exclamatory sentences? Exclamatory sentences are the sentences in which we express feelings of heart as joy, happiness, sadness, surprise, etc. are known as exclamatory sentences. यानी वे sentences जिनमें हृदय के तीव्र भाव प्रकट किए जाते हैं. वो तीव्र भाव दुख हो सकता है, खुशी हो सकती है, उत्साह हो सकता है, उल्लास हो सकता है, आश्चर्य हो सकता है, दया हो सकती है. तो जिन सेंटेंसेस के द्वारा हम हृदय के ये भाव प्रकट करते हैं उन सेंटेंसेस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कैन आल्सो बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. वी कैन से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आर ऑफ टू टाइप. फर्स्ट, स्टार्ट with adverb how or what, and second type start with word of exclamation. वे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो हाउ या व्हाट एडवर्ब से शुरू होते हैं वो एक तरह के होते हैं. जो दूसरे प्रकार के एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है वो सेंटेंस होते हैं जिनमें हृदय के भाव प्रकट करने के लिए कोई वर्ड ऑफ एक्सक्लेमेशन दिया होता है. पहले टाइप के देखते हैं. स्टार्ट विद एडवर्ब हाउ या व्हाट. ये वे सेंटेंस होते हैं जिनके द्वारा अक्सर आश्चर्य प्रकट किया जाता है, दुख प्रकट किया जाता है, दया का भाव प्रकट किया जाता है. इस तरह के सेंटेंसेस हिंदी में अक्सर कैसा, कैसी, कितना, कितनी इनसे शुरू होते हैं. कैसा, कैसी, कितना, कितनी इनके लिए हम या तो हाउ का यूज़ करते हैं या व्हाट का यूज़ करते हैं. ध्यान देने की बात है, इस तरह के सेंटेंसेस में हाउ और व्हाट इंटेरोगेटिव वर्ड नहीं होते. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हाउ का अर्थ कैसे होता है और व्हाट का अर्थ क्या होता है. इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हाउ और व्हाट इंटेरोगेटिव वर्ड होते हैं, लेकिन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ये इंटेरोगेटिव वर्ड नहीं होते बल्कि एडवर्ब का काम करते हैं, इंटेंसिटी को शो करते हैं, तीव्रता को शो करते हैं. इसलिए हाउ और व्हाट का मीनिंग इस प्रकार के सेंटेंसेस में कितना, कितनी, कितने ये होता है. देखिए एग्जाम्पल देखिए. कितना सुहावना मौसम है. अब
मौसम के सुहावने होने पर आश्चर्य प्रकट किया गया है या सुखद एहसास प्रकट किया गया है। तो इस तरह के सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेशन इसमें यूज़ किया गया। इस तरह के सेंटेंसेस में मैंने बताया कितना, कितनी, कितने के लिए हम हाउ या व्हाट दोनों में से किसी का प्रयोग कर सकते हैं। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, हाउ ए प्लीजेंट द वेदर इज, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। जो इस तरह के सेंटेंस की फॉर्मेशन होती है उसमें क्या होता है, स्टार्टिंग में हाउ या व्हाट, इसी सेंटेंस को हम व्हाट ए प्लीजेंट द वेदर इज भी कर सकते हैं। हाउ या व्हाट दोनों में से किसी भी वर्ड का हम यूज़ करते हैं तो दोनों का एक ही काम होता है, कितना, कितनी, कितने। यहाँ हम व्हाट का भी यूज़ कर सकते हैं, तो हाउ या व्हाट स्टार्टिंग में आएगा, उसके बाद ए, एन और द, आवश्यकता अनुसार तीनों आर्टिकल्स में से कोई एक आर्टिकल आएगा, उसके बाद एडजेक्टिव आता है, उसके बाद ज़रूरी हो तो फिर से ए, एन, द और फिर यहाँ आता है सब्जेक्ट, और सबसे बाद में सेंटेंस के वर्ब आती है। और चूंकि ये सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं इसलिए इन सेंटेंसेस के अंत में हम मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग करते हैं। तो सेंटेंस की फॉर्मेशन सबसे स्टार्टिंग में एडवर्ब हाउ या व्हाट, उसके बाद आर्टिकल, उसके बाद एडजेक्टिव, क्योंकि इन सेंटेंसेस में एडजेक्टिव ज़रूर दिया होता है। जो फीलिंग ऑफ हार्ट एक्सप्रेस करने के लिए इनमें एडजेक्टिव दिया होता है तो एडजेक्टिव आता है, उसके बाद फिर आर्टिकल ए, एन, दी यदि आवश्यक हो, फिर सब्जेक्ट आता है और उसके बाद वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो, और सबसे बाद में सेंटेंस के लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज़ किया जाता है। देखते हैं एक एग्जांपल और देखते हैं। देखें सेंटेंस को, कितना सुंदर पुष्प है। यहाँ हम कैसा भी कर सकते हैं, कैसा सुंदर पुष्प है, तो क्या हो जाएगा, व्हाट ए लवली द फ्लावर इज। हम यहाँ हाउ, देखिए ध्यान दे, जब हम हाउ का यूज़ करते हैं तब ए और एन का प्रयोग हम ना करें तो भी, तो हाउ लवली द फ्लावर इज, व्हाट ए लवली द फ्लावर इज। यदि हम यहाँ हाउ लगाएंगे तो ए का यूज़ हम ना करें तब भी कोई बात नहीं, हाउ लवली द फ्लावर इज, व्हाट ए लवली द फ्लावर इज। एक और सेंटेंस देखते हैं, कितना भयानक दृश्य था। अब की बार पास्ट में है तो पास्ट की वर्ब लग जाएगी, क्या हो जाएगा, हाउ ड्रीडफुल द सीन वाज, हाउ ड्रीडफुल द सीन वाज। इस तरह से इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं, एक्सक्लेमेटरी का जो फर्स्ट पार्ट होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस स्टार्ट विद एडवर्ब हाउ और व्हाट, तो उसमें हाउ और व्हाट में से किसी का भी यूज़ करते हैं। ये फॉर्मेशन होती है हाउ और व्हाट, ए एन द, उसके बाद एडजेक्टिव, फिर से आर्टिकल ए एन द यदि आवश्यक हो, सब्जेक्ट और वर्ब, और सेंटेंस के लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज़ किया जाता है। सो आई होप कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट आपका क्लियर हो चुका होगा। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। जो दूसरा पार्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का होता है, जो दूसरी तरह के एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं, वो सेंटेंस होते हैं जो किसी न किसी वर्ड ऑफ एक्सक्लेमेशन से शुरू होते हैं। अब इन वर्ड ऑफ एक्सक्लेमेशन के लिए, खुशी प्रकट करने के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं हुर्रा, खुशी, आनंद, उत्साह, उल्लास, इनके लिए हम हुर्रा वर्ड का यूज़ करते हैं। दुख प्रकट करने के लिए आलास या आहा, आलास या आहा का प्रयोग करते हैं हम दुख प्रकट करने के लिए।
शाबाशी यदि हमें किसी को देनी है तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं ब्रेवो। हम आश्चर्य यदि प्रकट करना है तो हम यहाँ ओह, वाओ, इनमें से किसी वर्ड का यूज़ करते हैं। यदि हमें घृणा का भाव प्रकट करना हो तो हम फाई फाई, जैसे तुमने देखा होगा हम कई बार करते हैं ना, छी 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 छी, तो उसको हम फाई फाई। तो इस तरह से किसी भी फीलिंग ऑफ हार्ट को हम यूज़ करने के लिए इन वर्ड्स का यूज़ करते हैं। तो इनकी फॉर्मेशन क्या हो जाएगी? सेंटेंस के स्टार्टिंग में वर्ड ऑफ एक्सक्लेमेशन, और यही सेंटेंस के शुरू में वर्ड ऑफ एक्सक्लेमेशन के तुरंत बाद मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन भी आ जाता है। जो शेष पार्ट होगा सेंटेंस का वो असर्टिव सेंटेंस की तरह होता है। फिर सब्जेक्ट, वर्ब टेंस के अनुसार, ऑब्जेक्ट और रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस, और सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप का यूज़ किया जाता है। जो एडवर्ब व्हाट और हाउ से शुरू होने वाले सेंटेंस थे उन सेंटेंसेस के लास्ट में हम मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज़ करते थे। लेकिन इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं इनमें वर्ड ऑफ एक्सक्लेमेशन के तुरंत बाद मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आ जाता है, और मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन के बाद में जो सेंटेंस की स्ट्रक्चर होती है वो सिंपल सेंटेंस की तरह, असर्टिव सेंटेंस की तरह से होती है। और चूंकि असर्टिव सेंटेंस की तरह से होती है तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और रिमेनिंग पार्ट, उसके बाद सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। अब एग्जाम्पल जैसे आ, आह मैं बर्बाद हो गया। आप देखिए इस वर्ड के द्वारा उसने दुख प्रकट किया है, तो हम क्या करेंगे? अलास या आह। अलास या आह हम सेंटेंस के स्टार्ट में लिख देते हैं, उसके बाद हम मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लिखते हैं। जो बाद वाला सेंटेंस है ये असर्टिव, सिंपल सेंटेंस के असर्टिव की तरह से बन जाएगा। मैं के लिए क्या हो जाएगा? आई हैव रूइंड, और बाद में फुल स्टॉप। अलास आई हैव रूइंड। इसी तरीके से हुर्रा, हम सब पास हो गए। अब यहाँ इस वर्ड के द्वारा उन्होंने इस वर्ड के द्वारा खुशी प्रकट की है, जॉय प्रकट किया है, आनंद प्रकट किया है। तो इस सेंटेंस की जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो शुरू में ही हम इसके इस वर्ड को हुर्रा, और तुरंत इस वर्ड के बाद में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। फिर सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस की तरह से हम सब, ऑल ऑफ अस या वी ऑल हैव पास्ड। वी ऑल हैव पास्ड या हम कह सकते हैं ऑल ऑफ अस, ऑल ऑफ अस हैव पास्ड या वी ऑल हैव पास्ड। यहाँ ये वर्ड स्टार्टिंग में क्यों आया? क्योंकि ये वर्ड ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है जो शुरू में लिखा जाता है। वर्ड ऑफ एक्सक्लेमेशन के बाद क्या लिखते हैं? मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाते हैं। अब देखिए जैसे शाबाशी किसी को हम दे रहे हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं शाबाश, तुम बहुत अच्छा खेले, शाबाश तुम बहुत अच्छा खेले। तो अब यहाँ इस वर्ड के द्वारा वर्ड ऑफ एक्सक्लेमेशन है, शाबाशी दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? ब्रेवो। और बाद का सेंटेंस असर्टिव, ब्रेवो यू प्लेड वेरी वेल। तो वर्ड ऑफ एक्सक्लेमेशन, वर्ड ऑफ एक्सक्लेमेशन के तुरंत बाद मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, और जो रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस वो असर्टिव सेंटेंस की तरह से असर्टिव सेंटेंस की तरह से बनेगा। वो अफर्मेटिव या नेगेटिव जो भी होगा, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, उसके बाद रिमेनिंग पार्ट और बाद में फुल स्टॉप। तो ये आपके सामने रहा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस।
सिंपल सेंटेंस का जो लास्ट प्रकार है वो ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। आपके सामने मैं उसको रखता हूँ। ऑप्टेटिव सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंसेस वे होते हैं जिनके द्वारा हम आशीर्वाद, अभिशाप, शुभकामनाएं, अभिवादन आदि का भाव जिनके द्वारा हम प्रकट करते हैं, उन सेंटेंसेस को हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। हिंदी में कहते हैं ना इच्छा सूचक। जैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम विस्मयबोधक सेंटेंस कहते हैं, विस्मयबोधक वाक्य कहते हैं। इन सेंटेंस को हम क्या कहते हैं हिंदी में? इच्छा सूचक कहते हैं। तो इनके द्वारा इच्छा प्रकट की जाती है। ये सेंटेंस, इन सेंटेंस के अंत में भी मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज किया जाता है। आशीर्वाद देने के लिए, अभिशाप देने के लिए, शुभकामनाएं देने के लिए, इच्छा प्रकट करने के लिए इस तरह के सेंटेंसेस का यूज होता है। इन सेंटेंसेस में हम मे का यूज करते हैं। अब यहाँ ध्यान देने की बात यह है, मे एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है जिसका अर्थ सकना होता है। इसका मोड, जब हम मॉडल आपको बता रहे थे तब मैंने बताया था, इसका जो मोड होता है वो पॉसिबिलिटी होता है, संभावना होती है। कैन का अल्टरनेटिव होता है। कैन के अंदर दृढ़ता होती है लेकिन मे के अंदर पॉसिबिलिटी होती है। इसलिए जब सेंटेंस के शुरू में हम कैन या मे को रखते हैं, जैसे आपने देखा मे आई कम इन, मे आई गेट इन, तो हम प्रश्न पूछ रहे होते हैं, टैग टाइप क्वेश्चन हो जाता है वो, चूँकि सेंटेंस की स्टार्टिंग में रख दिया। ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम मे का यूज़ करते हैं और सेंटेंस के शुरू में हम मे रखते हैं, लेकिन उसके बाद भी सेंटेंस इंटेरोगेटिव नहीं होता, क्योंकि मे का एक फंक्शन होता है, मे का एक मोड होता है कि मे के द्वारा हम इच्छा प्रकट कर सकते हैं, अभिवादन कर सकते हैं, अभिशाप दे सकते हैं, शुभकामनाएं दे सकते हैं, आशीर्वाद दे सकते हैं। तो यहाँ मे का फंक्शन ये है, इसलिए इस तरह के सेंटेंसेस के शुरू में मे का यूज़ करते हैं, फिर हम सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। फिर यहाँ वर्ब, ऑब्जेक्ट, रिमेनिंग पार्ट, और यहाँ ध्यान देंगे इनके लास्ट में भी हम एक्सक्लेमेशन, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज़ करते हैं। देखिए एग्जाम्पल, मे यू लिव लॉन्ग, आशीर्वाद दिया है, क्या आप दीर्घायु हो। इसे आशीर्वाद भी कह सकते हैं हम, शुभकामना भी कह सकते हैं। इसी तरह से मे यू नेवर गेट पीस इन योर लाइफ। मे यू नेवर गेट पीस इन योर लाइफ, ये क्या हो गया? अभिशाप हो गया। तुम्हें तुम्हारे जीवन में कभी शांति प्राप्त ना हो। तो इस सेंटेंस के द्वारा हमने अभिशाप दे दिया। इसी तरह से यदि हम इच्छा प्रकट करते हैं, शुभकामना देते हैं, तो क्या? विश यू ऑल द बेस्ट। हम क्या कर सकते हैं? हैप्पी बर्थडे टू यू। हमने क्या विश कर दिया उसको। इसी तरह से हम यदि अभिवादन करते हैं तो गुड मॉर्निंग, ये भी क्या हुआ? आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस हुआ। तो अभिवादन को यदि हम सीधा ये बोल दें थैंक यू वेरी मच, तो थैंक यू वेरी मच भी क्या हुआ? आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस हुआ। तो इस तरह से ऑप्टेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उनके द्वारा अभिवादन, आशीर्वाद, अभिशाप, शुभकामनाएं आदि के भाव प्रकट किए जाते हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम सिंपल ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब आपके सामने सिंपल सेंटेंस के सभी प्रकार में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सिंपल सेंटेंस और सिंपल सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। आई होप आपको सब कुछ
क्लियर समझ आ गया हो। अब हम सेंटेंस के बचे हुए दो प्रकार देखते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस आपका पूरा हो चुका, कुछ इससे पहले लेक्चर में, कुछ आज। यदि आपको ये लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस देखते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कौन से होते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिन सेंटेंस के अंदर कम से कम एक प्रिंसिपल क्लोज, कम से कम एक प्रिंसिपल क्लोज, एक अथवा एक से अधिक, कम से कम एक अथवा एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लोज के द्वारा, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के द्वारा जुड़ी होती है। देखिए जैसे मीन्स प्रिंसिपल क्लोज, उसके बाद सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और प्लस सबऑर्डिनेटिंग क्लोज। अब एक प्रिंसिपल क्लोज, उसके बाद सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और फिर कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लोज। यदि एक से अधिक क्लोज होगी तो फिर सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, फिर सबऑर्डिनेट क्लोज। यदि और ज़्यादा हैं तो फिर सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, फिर से सबऑर्डिनेट क्लोज। तो कम से कम एक प्रिंसिपल क्लोज, कम से कम एक प्रिंसिपल क्लोज, कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लोज के सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के द्वारा जुड़ी हो, इस तरह के सेंटेंस को हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। हिंदी में कहते हैं मिश्रित वाक्य। अब थोड़ा सा डिटेल तो मैं आपको सिंथेसिस के टॉपिक जब पढ़ाएंगे तब पढ़ाएंगे, मैं थोड़ा सा बताता हूँ। प्रिंसिपल क्लोज क्या होती है? प्रिंसिपल क्लोज वह क्लोज होती है, क्लोज का मतलब क्या होता है? क्लोज का मतलब होता है पार्ट ऑफ द सेंटेंसेस कंटेनिंग सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा। किसी सेंटेंस का विभाग जिसमें कम से कम सब्जेक्ट और वर्ब जरूर दी हो, उस तरह के ग्रुप ऑफ द वर्ड या पार्ट ऑफ द सेंटेंस को हम क्लोज कहते हैं। तो प्रिंसिपल क्लोज क्या होती है और सबऑर्डिनेट क्लोज क्या होती है? प्रिंसिपल क्लोज का मतलब होता है, इसको हम कह देंगे मुख्य उपवाक्य, यानी सेंटेंस का मुख्य भाग। क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, उस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के दो, कम से कम दो क्लोज होंगी, एक तो प्रिंसिपल क्लोज और एक सबऑर्डिनेट क्लोज। और जो सबऑर्डिनेट क्लोज होती है हम उसको कहते हैं आश्रित उपवाक्य। अब कैसे हम पता लगाएंगे कि प्रिंसिपल क्लोज कौन सी है, सबऑर्डिनेट क्लोज कौन सी है? सेंटेंस के अंतर्गत जो अपना अर्थ स्वयं प्रकट करती है, अपने अर्थ के लिए किसी पे डिपेंड नहीं करती, उस क्लोज को हम प्रिंसिपल क्लोज कहते हैं। और जो क्लोज यानी सेंटेंस का वह भाग जो अपना अर्थ स्वयं प्रकट नहीं करता बल्कि अपने अर्थ के लिए प्रिंसिपल क्लोज पर डिपेंड रहता है, आश्रित रहता है, अपना अर्थ स्वयं प्रकट नहीं कर सकता, बल्कि सेंटेंस का यह भाग अपने अर्थ के लिए प्रिंसिपल क्लोज पर डिपेंड करता है, उसको हम सबऑर्डिनेट क्लोज कहते हैं। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एक प्रिंसिपल क्लोज, कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लोज से सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के द्वारा जुड़ी हो। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होते हैं? वे कंजक्शन जो प्रिंसिपल क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज को जोड़ते हैं, उनको हम सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं कंपाउंड सेंटेंस का। एक एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, he said that he could not help me। आप ध्यान दीजिए, ये प्रिंसिपल क्लोज है, ये सबऑर्डिनेट क्लोज है और ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो सबऑर्डिनेट क्लोज प्रिंसिपल क्लोज के द्वारा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ी होती है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। एक चीज़ और मैं आपको बता देना चाहूँगा, कभी कभी क्या होता है सेंटेंस में, अक्सर होता है प्रिंसिपल क्लोज पहले लिखी जाती है, फिर कंजक्शन आता है और लास्ट में
सबऑर्डिनेट क्लोज आती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सबऑर्डिनेट क्लोज सेंटेंस के शुरू में आ जाती है, जैसे इफ़ यू वर्क हार्ड कोमा यू विल पास। ये भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है और इसमें जो सबऑर्डिनेट क्लोज है वो सेंटेंस की शुरू में आ जाती है और जो प्रिंसिपल क्लोज है वो सेंटेंस के लास्ट में आई है। ऐसी कंडीशन में जो सबऑर्डिनेट कंजक्शन होता है वो सेंटेंस के शुरू में लिखा जाता है। क्योंकि वो सेंटेंस के शुरू में लिखा जाता है इसलिए सबऑर्डिनेट क्लोज और प्रिंसिपल क्लोज को सेपरेट करने के लिए हम कोमा का यूज़ करते हैं। इसी सेंटेंस को यदि हम चेंज करके लिखते हैं तब क्या हो जाएगा, यू विल पास। इफ यू वर्क हार्ड। अब चूंकि हमने यहाँ प्रिंसिपल क्लोज को पहले लिख दिया और फिर कंजक्शन आया, फिर बाद में सबऑर्डिनेट क्लोज आई, तो ऐसी कंडीशन में हमें कहीं कोमा लगाने की आवश्यकता नहीं होती। तो इस सेंटेंस को यदि हम इस तरह से लिखते हैं तब भी, इस तरह से लिखते हैं तब भी, दोनों कंडीशंस में सेंटेंस सही है, केवल लिखने का डिफरेंस होता है। तो यदि सबऑर्डिनेट क्लोज को, ये पंक्चुएशन का भी रूल है, यदि हम सबऑर्डिनेट क्लोज को पहले लिखते हैं और प्रिंसिपल क्लोज को बाद में लिखते हैं तो दोनों क्लोज के बीच में हम कोमा का यूज़ करते हैं, दोनों को सेपरेट करते हैं, क्योंकि कंडीशन क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन सेंटेंस के शुरू में होता है। इस तरह के सेंटेंस जिसमें सबऑर्डिनेट क्लोज को स्टार्टिंग में लिखा जाता है अक्सर वही सेंटेंस होते हैं। तो इससे शुरू होने वाले तो कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं, जिनको जब वो वैन से जो शुरू होते हैं सेंटेंस, वैन से शुरू होने वाले सेंटेंस, आल दो और दो से शुरू होने वाले सेंटेंस, उसमें हम स्टार्टिंग में लिख देते हैं सबऑर्डिनेट क्लोज को, तो बीच में हम कोमा का यूज़ करते हैं। तो हमारी ये हुई कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, प्रिंसिपल क्लोज कम कम एक सबऑर्डिनेट क्लोज के साथ सबऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ी होती है। सबऑर्डिनेट क्लोज तीन तरह की होती है। इसको डिटेल में हम जब सिंथेसिस टॉपिक पढ़ाएंगे तब पढ़ाएंगे। अभी मैं सिर्फ आपको ये बता के छोड़ दे रहा हूँ कि सबऑर्डिनेट क्लोज तीन तरह की होती है, नाउन सबऑर्डिनेट क्लोज, एडजेक्टिव सबऑर्डिनेट क्लोज और एडवर्ब सबऑर्डिनेट क्लोज, या सबऑर्डिनेट क्लोज ऑफ नाउन, सबऑर्डिनेट क्लोज ऑफ एडजेक्टिव, सबऑर्डिनेट क्लोज ऑफ एडवर्ब। अक्सर हम नाउन सबऑर्डिनेट क्लोज, एडजेक्टिव सबऑर्डिनेट क्लोज और एडवर्ब सबऑर्डिनेट क्लोज कहते हैं। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपका ये हुआ। देखिए इस तरह के जो मैं बता रहा था आपको, इस तरह के सेंटेंसेस, जैसे यही सेंटेंस है, व्हेन आई रीच्ड एट द स्टेशन कोमा द ट्रेन हैड स्टार्टेड। ये दे करके ये पूछा जाता है सिंपल सेंटेंस, पॉजिटिव, टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, थर्ड कंपाउंड सेंटेंस एंड फोर्थ सिंपल सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी। अभी पूछ रहा है इनमें से कौन सा है। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर यूपी टेट में पूछे जाते हैं कि ये किस प्रकार का सेंटेंस है। व्हेन आई रीच्ड एट द स्टेशन द ट्रेन हैड स्टार्टेड। अब इसमें दो क्लोजेज हैं, ये सबऑर्डिनेट क्लोज है और ये प्रिंसिपल क्लोज है। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ी है, तो जब एक सबऑर्डिनेट क्लोज सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के साथ एक प्रिंसिपल क्लोज से जुड़ी होती है तो सेंटेंस कौन सा होता है, कॉम्प्लेक्स। तो आपका आंसर क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो इस तरह के सेंटेंस, इस तरह के क्वेश्चन यूपी टेट में, सुपर टेट में अक्सर पूछे जाते हैं कि वो सेंटेंस दे करके ये पूछ लेता है कि ये कौन सा सेंटेंस है, या चार सेंटेंस दे दिए और चार सेंटेंस दे करके उनमें से ये पूछ लिया कि इनमें से सिंपल सेंटेंस कौन सा है, इसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कौन सा है, इनमें से कंपाउंड सेंटेंस कौन सा है। तो चार सेंटेंस दिए, उनमें से एक सिंपल सेंटेंस हो गया। यदि वो सिंपल सेंटेंस पूछता है तो तीन सेंटेंस सिंपल नहीं होंगे, तो आपको वही बताना है सिंपल कौन सा है।
यदि वो कॉम्प्लेक्स पूछता है तो 4 सेंटेंस में से एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा, बाकी 3 सेंटेंस कॉम्प्लेक्स नहीं होंगे। तो आपको वो चूज़ करके बताना कि ये कॉम्प्लेक्स है। और अब आपका जो लास्ट बचता है वो कंपाउंड सेंटेंस होता है। लेट अस सी व्हाट इज कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? हिंदी में कहते हैं संयुक्त वाक्य। कंपाउंड सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिनमें एक प्रिंसिपल क्लोज कम से कम एक अथवा अधिक कोऑर्डिनेट क्लोज से जुड़ी हुई है। देखिए थोड़ा सा डिफरेंस आया केवल। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में प्रिंसिपल क्लोज सबऑर्डिनेट क्लोज से जुड़ी हुई है, जहाँ प्रिंसिपल क्लोज कोऑर्डिनेट क्लोज से जुड़ी है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल क्लोज प्लस कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और प्लस कोऑर्डिनेटिंग क्लोज। तो प्रिंसिपल क्लोज वही होगी जो अपना अर्थ स्वयं प्रकट कर सकती है। और जो कोऑर्डिनेट क्लोज है इसको हिंदी में कहते हैं समान पदीय उपवाक्य। अब यहाँ मुख्य उपवाक्य और वो समान पदीय। इट मीन्स प्रिंसिपल क्लोज जिस तरह से अपना अर्थ प्रकट कर सकती है, ठीक उसी तरह से कोऑर्डिनेट क्लोज भी अपना अर्थ स्वयं प्रकट कर सकती है। यानी इस तरह के सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस में दोनों क्लोज अपना अपना अर्थ अपने आप प्रकट करती है। इनमें से कोई भी क्लोज एक दूसरे पर अपने अर्थ के लिए डिपेंड नहीं करती है और ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के द्वारा जुड़ी होती है। तो प्रिंसिपल क्लोज कोऑर्डिनेट क्लोज से कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के द्वारा जुड़ी है। इस तरह के सेंटेंस को हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। जैसे I went to hospital but I found no doctor there. अब I went to hospital, ये क्या हुई? प्रिंसिपल क्लोज। I found no doctor there, ये क्या हुई? कोऑर्डिनेट क्लोज। एक प्रिंसिपल क्लोज एक कोऑर्डिनेट क्लोज से कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के द्वारा जुड़ी हुई है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, सेंटेंस के तीनों प्रकार आपके सामने मैंने रखे। 2 लेक्चर में आए, इससे पहले लेक्चर में, इसमें। यदि आपको ये लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ इसको अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।